नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के इतिहास का जो पहला अध्याय है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर का नाम है। इसका हम दूसरा भाग करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रथम भाग किया था जिसमें हमने करीबन करीबन 25 सवालों के बारे में विस्तार से बात की थी। अगर पहले आपको वो चैप्टर देख लेना चाहिए। उसके बाद हम ये दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वीना की संधि कब हुई थी? देखिए, इससे पहले वाले भाग में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को ब्रिटेन की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, पर्शिया की, ऑस्ट्रिया की और जो रशिया की संयुक्त सेनाओं ने हराया था फ्रांस को। और उसको हराने के बाद एक संधि हुई थी, एक समझौता हुआ था कि जितने भी स्टेप नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किए थे उन सबको हटा दिया जाए। तो उसी के कंसर्न में वियना की संधि हुई थी सन 1815 में। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि उस वियना की संधि में क्या क्या स्टेप लिए गए, किस तरह से जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो प्रयास किए थे साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, वो इन देशों ने मिलकर के उसको हटा दिया। उसके बाद इसी से संबंधित अगला सवाल है कि ये जो वियना का सम्मेलन हुआ था, इसकी मेजबानी या अध्यक्षता किसने की थी? डूक मैटरनिक ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जो वियना की संधि हुई थी। यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद है जूसेप मैतेसिनी कौन था? जूसेप मैतेसिनी, जब हम इटली की बात करेंगे, इटली के एकीकरण की बात करेंगे, तो इस व्यक्ति का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए वो एक क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। तो जूसेप मैतेसिनी से संबंधित सवाल हो गए कि एक तो ये इटली के क्रांतिकारी थे, इनका जन्म 1807 में हुआ था और जिनेवा में हुआ था। तो सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि ये कौन थे, या जूसेफ मैथिसनी का जन्म कब हुआ, या जूसेफ मैथिसन का जन्म कहां पर हुआ। इसके अलावा जो इन्होंने कार्य किए थे इटली के एकीकरण के लिए, इन्होंने कुछ भूमिगत संगठन थे जो भूमिगत रह करके कार्य करते थे। उनमें था, एक तो था यंग इटली, एक इन्होंने ये सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, और दूसरी बनाई थी यंग यूरोप। ये मरसई में बनाई थी और ये बर्न में बनाई थी। ये बनाई थी जूसेफ मैथ्सिनी ने। तो ये इससे भी संबंधित सवाल हो गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यंग इटली और यंग यूरोप जैसे भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? ये जोसेफ मैथ्सिनी ने की थी। और साथ ही में इनकी स्थापना किस लिए की गई थी? इटली के एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें वो सफल भी हुए आखिरकार। उसके बाद जो मैटरनिक थे, उन्होंने कहा था कि जो हमारी संस्थाएं हैं रूढ़िवादी, ये रूढ़िवादी सब शब्द आ जाता है जो हमने लिबरलिज्म या उदारवाद और रूढ़िवाद और रेडिकल के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो जो रूढ़िवादियों का सबसे बड़ा दुश्मन जिसको बताया था मैटरनिक ने, वो थे जोसेफ मैथ्सनी। तो जोसेफ मैथ्सनी से संबंधित जितने भी सवाल हैं आप उनको अच्छी तरीके से देख ले। कौन थे, कहाँ पैदा हुए, कौन कौन से भूमिगत संगठनों का निर्माण उन्होंने किया, और इटली के एकीकरण में उनका क्या योगदान था, और मैटरनिक ने उनके बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा मैटरनिक ने एक बहुत ही शानदार बात कही थी कि जब फ्रांस छींकता है, सीखता नहीं, यहाँ पर छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई भी घटनाक्रम फ्रांस के अंदर होता है, मान लीजिए ये पूरा यूरोप है, यहाँ पर फ्रांस है, फ्रांस में जो भी घटनाक्रम होगा उसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ेगा। इसका ये मतलब था कि फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस में जो राजशाही थी उसके खिलाफ क्रांति हुई, धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी राजशाही को उखाड़ दिया गया। तो इस तरह से मैटरनिक ने कहा था कि जब भी फ्रांस छींकेगा तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाएगा। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? दो संधियां हैं, इनमें से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। इससे पहले वियना की संधि के बारे में हमने पढ़ा जो 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद हुई थी, फ्रांस से संबंधित थी। उसके अलावा
जो यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना था वो इस संधि के बाद हुआ था 1832 में। ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, 1832 में। उसके अलावा देला क्रोआ कौन था, एक फ्रांसीसी रोमानी चित्रकार था। थोड़ा नाम डिफरेंट है, याद बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देला क्रोआ कौन था। एक फ्रांसीसी रोमानी चित्रकार था। जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक एक पृष्ठ है, उस पृष्ठ में यहाँ कुछ लाइनें लिखी हुई हैं और यहाँ बॉक्स बने हुए हैं, वहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं। उन चित्रों में देला क्रोआ का जिक्र है। इनके अलावा भी बहुत सारे जिक्र आएंगे। तो एक फ्रांसीसी रोमानी कलाकार थे, चित्रकार थे। उसके बाद आता है सिलेसियाई बुनकरों का विद्रोह कब हुआ था। ध्यान देना, ये विद्रोह हुआ था। इन्होंने किसके खिलाफ किया था? ठेकेदारों के विरुद्ध। ये कपड़ा सीलने का काम किया करते थे। इनसे जो वायदा किया गया था कि आपको इतना पारितोषिक मिलेगा, आपके काम के लिए आपको इतने पैसे मिलेंगे, वो देने से ठेकेदारों ने मना कर दिया था 1845 में। तो जो बुनकर थे, इन्होंने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस कहानी को भी अगर आप पढ़ लेंगे पुस्तक में तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि सियाई बुनकरों का विद्रोह कब हुआ था। 1845 में हुआ था। और किसके विरुद्ध हुआ था? ठेकेदारों के विरुद्ध में। उसके बाद अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई। ये जर्मन शहर मैंने इसलिए लिखा है कि फ्रैंकफर्ट एक जर्मन का शहर है, सिटी है, वहीं पर फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी। संसद का मतलब है कि कोई ठोस निर्णय लिया जाना है कि सम्राट किसे बनाया जाएगा। उस संसद को कब बुलाया गया था? तो ये 18 मई 1848 में ये संसद बुलाई गई थी। यहां पर करीबन 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था जो एक निर्णय पर पहुंचने वाले थे। तो जब 1848 में फ्रैंकफर्ट शहर में ये संसद बुलाई गई तो उसमें 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, ये किसको ताज पहनाना चाहते थे? फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को। एक भी सवाल मैंने इसमें नहीं छोड़ा है, तो ये आप देख लेना कि फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद, फ्रैंकफर्ट एक शहर है जर्मन शहर का। तो फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई थी? 1848 में। उसमें 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, ये फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को अपना सम्राट बनाना चाहते थे, उनको ताज पहनाना चाहते थे, जर्मनी का सम्राट बनाना चाहते थे। इसके बाद है एक विचारधारा है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, मेल या फीमेल हो, जो ये मानता है कि स्त्री और पुरुषों की आर्थिक समानता होनी चाहिए, राजनीतिक समानता होनी चाहिए और सामाजिक समानता होनी चाहिए। जो इस बात पर बल देता है उसे नारीवाद कहा जाता है। और उस व्यक्ति को, स्त्री को, जो ये फीलिंग रखता है, ये विचारधारा को फॉलो करता है, उनको नारीवादी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको फेमिनिस्ट बोला जाता है। फेमिनिस्ट। तो नारीवाद क्या होता है? एक तरह की विचारधारा होती है जिसमें स्त्रियों को समान अधिकार देने पे बात की जाती है। उसके बाद अगला सवाल हमारा आता है कि जर्मनी के एकीकरण के प्रक्रिया का जनक कौन था? पर्शा का ओटो वॉन बिस्मार्क, जो पर्शा का मंत्री होता था, इसको जर्मनी के एकीकरण के लिए जाना जाता है। पहले हमने इटली के बारे में बात की, अब हम जर्मनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जर्मनी का जो एकीकरण किया गया था, उस प्रक्रिया के जनक के रूप में ओटो वॉन बिस्मार्क को जाना जाता है। या यूं कह सकते हैं कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें पर्शिया का जो प्रधानमंत्री था, जिसका ओटो वॉन बिस्मार्क नाम था, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद है 1871 में वर्साय में किस जर्मन को सम्राट घोषित किया गया था? जर्मनी का। देखिए 1871 में वर्साय जगह थी और जर्मनी का जो सम्राट घोषित किया गया था वो पर्शिया के ही राजा को, केसर विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। और इसमें बड़ा भारी योगदान था वहीं के प्रधानमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क का। तो ये दो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं कि प्रक्रिया का जनक कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क था। और राजा केसर विलियम प्रथम को सम्राट जर्मनी का घोषित किया गया। अगला सवाल है, इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? देखिए यहां पर हम जर्मनी की बात कर रहे थे। ये जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो बिस्मार्क की निभाई थी। तो ये तो बात हो गई जर्मनी की। और
इटली में भी जिन्होंने एकीकरण में, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाई थी, इसीलिए उसको इटली का बिस्मार्क कहा जाता है, काबुल को। कई बार आपको सवाल देखने को मिलेगा कि क्या गैरीबाल्डी को कहा जाता था, तो आप देखेंगे गैरीबाल्डी को नहीं कहा जाता था। सही जो आंसर है वो है काबुल को। तो इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता था? काबुल को। तो ये सवाल है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि सभी बहुत सारे लोगों के सामूहिक प्रयास से एकीकृत इटली का राजा किसे बनाया गया था 1861 में? पहले हमने जर्मनी की बात की कि जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया, अब आ गई इटली का राजा किसे बनाया गया। दो ही महत्वपूर्ण देशों के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं, जर्मनी और इटली। बार बार आप इसको रिवाइज करेंगे, बार बार इन नामों को पढ़ेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे, इसलिए बार बार देखना पड़ेगा। आपको नाम देखना पड़ेगा जोसेफ मैथ्सनी का, आपको गैरीबाल्डी देखना पड़ेगा, काबुल देखना पड़ेगा, विलियम प्रथम पर्शिया का जो देखना पड़ेगा, और इस तरह से इमैनुअल द्वितीय जिसको एकीकृत इटली का राजा बनाया गया था 1861 में। तो दो तीन सवाल बनते हैं कि इटली का राजा कब बना? 1861 में, एकीकृत इटली का। और किसे बनाया गया? इमैनुअल द्वितीय को। उसके बाद ब्रिटेन से संबंधित तीन देशों के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन। जो आज इंग्लैंड है, यूके के नाम से हम जिसे जानते हैं, यहां पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, उसके दो हिस्से हैं। एक है ग्रेट ब्रिटेन का, और एक नाम देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कई बार कंफ्यूजन होता है कि जो इंग्लैंड है, तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्या यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन, लंदन, इनमें क्या डिफरेंस है। मैंने इसका एक वीडियो भी डाला हुआ है कि इनमें क्या डिफरेंस है, वो आप देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम है पूरा का पूरा, उसके दो हिस्से हैं, एक है ग्रेट ब्रिटेन का और एक है नॉर्दर्न आयरलैंड का। तो जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके फर्दर तीन हिस्से हैं, एक में स्कॉट आता है, स्कॉटलैंड आता है, और एक में वेल्स आता है, और एक में ब्रिटेन आता है, यानी इंग्लैंड आता है। तो तीन हिस्से हैं, एक, दो, तीन। फिर से देखेंगे कि जो यूके है उसके दो हिस्से हैं, एक हिस्से में तीन पार्ट हैं, उसका नाम है वेल्स, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। और यहाँ पर एक और हिस्सा है जिसको नॉर्दर्न आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। इनको इकट्ठे यूके के नाम से जाना जाता है। और जो ये इकट्ठा यूनाइटेड किंगडम बना, इसके पीछे भी एक कहानी है कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 किन के मध्य में हुआ था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं जो दूसरा अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद, उसके बारे में क्वेश्चन बनाना जा रहा हूं। अगर आपको ये क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहे हैं और आपको लगता है कि आप इनसे लाभान्वित हो सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पर एक बेल है, बेल को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन 1707 किन के मध्य में हुआ था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के। इसी एक्ट के अनुसार ही यूनाइटेड किंगडम के अंदर स्कॉटलैंड को समाहित किया गया था। तो 1707 में जो एक्ट ऑफ यूनियन था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था। उसके बाद इसी से संबंधित एक सवाल बनता है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कौन से एक्ट से हुआ था? जो मैंने आपको बताया, यूके के जो हिस्से मैंने बताए, वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली तीनों इकट्ठे हुए थे? एक्ट ऑफ यूनियन 1707। ये 1707 में कानून बनाया गया था। उसके बाद आता है कि जर्मेनिया कौन थी? जर्मन राष्ट्र की रूपक। इसका क्या मतलब है कि राष्ट्रीयता की भावना को आकार देने के लिए एक चित्रकार था जिसका नाम था फिलिप वेट। उसने एक स्त्री की मूर्ति बनाई थी जो जर्मन राष्ट्र की रूपक थी, जिसको जर्मेनिया कहा जाता था। ये काल्पनिक पिक्चर है, आप देखेंगे पुस्तक में, एक बार इसको जरूर पढ़ लें कि जो चित्रकार था फिलिप वेट, उसने 1848 में जर्मेनिया नामक एक जर्मन राष्ट्र की रूपक की चित्र बनाया था, और उसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। राष्ट्रवाद की भावना उससे जुड़ी हुई है। तो जर्मनिया एक काल्पनिक स्त्री की मूर्ति है या पिक्चर है जिसको बनाया था फिलिप वेट ने 1848 में। आगे हम लोग देखते हैं, ये कुछ प्रतीक हैं जो आपकी बुक के आखिरी पेज पर दिए हुए हैं। और क्योंकि अब की बार जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो हम बुक में से किसी को भी ड्रॉप नहीं कर सकते, कुछ भी पूछा जा सकता है। और इतिहास में तो केवल दो ही अध्याय आने हैं, एक तो ये जो हम कर रहे हैं, इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद। तो इससे संबंधित हमें एक एक सवाल करना होगा। तो ये जो पुस्तक में आपके पीछे दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो टूटी हुई बेड़ियां हैं वो किसको प्रदर्शित करती हैं? आज़ादी को मिलना। इसी तरह से
जो बाज के छाप का जो कवच है वो जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। बलूत पत्तियों का जो मुकुट है वो बहादुरी का प्रतीक है। तलवार जो है, तलवार की जो पिक्चर है उसका मतलब है कि मुकाबले की तैयारी हो रही है। और तलवार पर लिपटी हुई जो जैतून की डाली है उसका मतलब है कि हम लड़ाई नहीं चाहते, युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, वो जो जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था बाद में, तो वो झंडा था उदारवादी राष्ट्रवादियों का। उसके बाद जो उगती सूर्य की किरणें हैं उसका मतलब है नए युग का सूत्रपात। ये आपको बार बार देखना पड़ेगा। इनमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो ये टूटी हुई बेड़ियां किनका प्रतीक है, और दूसरा है जो तलवार है वो मुकाबले की तैयारी है, और जो तलवार पर लिपटी जैतून जो है वो डाली जो है उसको शांति की चाह, और ये उगता हुआ सूरज ये भी पीछे कई बार पूछा गया है कि नए युग का सूत्रपात। इस तरह से मेरी तरफ से जो मैंने प्रयास किया कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में से जितने भी वस्तुनिष्ठ सवाल हो सकते थे इनमें से ही आएगा। तो करीबन 50 के करीब ये क्वेश्चन हैं, जिसमें पुराने जो पेपर में आए हुए हैं वो मैंने लिए हैं, और एक एक लाइन को मैंने इसमें छाना है। तो आप इसको कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो का आप इंतजार करेंगे। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और भी लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।